हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री विद आर्यन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा कि उसमें हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमने 2 वीडियो पहले बनाया है, तो उसी के आगे हम लोग आज तीसरी वीडियो देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही। और इसमें हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट की तुलना करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में जो संसद है अर्थात कांग्रेस को संसद कहता है अमेरिका में, उसके 2 सदन हैं। उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। और उसी तरह इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स जो निम्न सदन है और उच्च सदन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड यानी लॉर्ड सभा है। तो आइए हम लोग दोनों में तुलना करते हैं। दोनों सदनों में यदि समानता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही जो सदन अपने देश में संसद के दूसरे सदन है अर्थात द्वितीय सदन है, जिनको उच्च सदन भी हम कह सकते हैं। और दोनों में ही जो वित्त विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त भिन्नता भी है समानताओं के बावजूद। तो भिन्नता क्या है तो देखते हैं। पहली जो भिन्नता है, तुलना का बिंदु है, वो है उद्देश्य की दृष्टि से। लॉर्ड सभा एक ऐतिहासिक सदन है, जबकि इसके विपरीत सीनेट जो है वो ऐतिहासिक सदन नहीं है। लॉर्ड सभा का उद्देश्य सामंतों तथा पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना है, तो सीनेट भी पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है। और सीनेट की उत्पत्ति राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए हुई है। तो दूसरी ओर देखते हैं हम लोग कि जो लॉर्ड सभा है यह प्रतिनिधि सभा पर केवल कुछ प्रतिबंध ही लगा सकता है। ठीक है, तो आगे है कि रचना की दृष्टि से अंतर क्या है या तुलना इसमें करते हैं। लॉर्ड सभा में विविध प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। इसकी जो रचना हुई है इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इस आधार पे है कि लॉर्ड सभा में विविध प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं और अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जो वंशानुगत रूप में आते हैं। और इसके विपरीत यदि सीनेट की बात की जाए तो इसमें सदस्यता का आधार अर्थात इसमें जो चुनकर आते हैं लोग, उनका निर्वाचन होता है, वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा, न कि लॉर्ड सभा की तरह वंशानुगत होते हैं। और अगला बिंदु है कि जो लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनको उपाधि मिलती है, अर्थात उनकी सदस्यता एक प्रकार से उपाधि है लॉर्ड सभा के। इसमें कानून तथा धर्म के लॉर्ड भी होते हैं, अर्थात किसी को कानूनी लॉर्ड और धार्मिक लॉर्ड भी कहा जाता है, और ये मनोनीत किए जाते हैं। जबकि सीनेट में ये जो मनोनयन की पद्धति नहीं अपनाई गई है। ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड सभा में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनीत होते हैं, जबकि सीनेट में मनोनयन नहीं किया जाता है, मनोनयन की पद्धति नहीं है। जैसे राज्यसभा में भी देखा जाए भारत के संदर्भ में, तो क्या करता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना राज्यसभा में। उसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन सीनेट में जो उसके सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाता है, बल्कि वे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और रचना की दृष्टि से जो अगला बिंदु है उसमें यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो सदस्यता की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा द्वितीय सदन है, अर्थात इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो अधिक है। इसमें लगभग 1000 से अधिक सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? इसमें लगभग 1000 से अधिक सदस्य हैं, जबकि सीनेट में देखा जाए तो कुल 100 सदस्य होते हैं, जो कि क्या होता है, प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं। अगला बिंदु है इसमें कि हाउस ऑफ लॉर्ड में सदस्य एक बार सदस्य बनने के पश्चात जीवन भर रहते हैं, अर्थात उनकी सदस्यता जो होती है आजीवन होती है।
जबकि सीनेट के सदस्य एक बार में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अर्थात सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 1/3 सदस्य जो होता है 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ले लेता है। अगला जो तुलना का आधार है वो है अधिकारों की दृष्टि से। तो अधिकारों की दृष्टि से देखते हैं कि क्या दोनों में किसको कितना अधिकार है, लॉर्ड सभा और सीनेट में। तो लॉर्ड सभा विश्व का सबसे अधिक कमजोर सदन है अधिकारों की दृष्टि से, अर्थात शक्तियों की दृष्टि से। किंतु इसके विपरीत यदि सीनेट की बात की जाए तो यह विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। जिस तरह से लॉर्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर सदन है, तो ठीक विपरीत जो है सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। सन 1911 के संसदीय विधेयक के पश्चात हाउस ऑफ लॉर्ड की जो शक्तियां हैं वो लगभग समाप्त सी हो गई हैं, जबकि सीनेट को देखा जाए तो उसकी शक्तियां बराबर बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि उसको हाउस ऑफ लॉर्ड के विपरीत बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अमेरिका में धन विधेयक के संबंध में बात करें तो दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। अर्थात अमेरिका के दोनों सदन क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सदन और सीनेट, हाउस ऑफ सीनेट, तो इनको जो है दोनों शक्तियां समान रूप से मिली हुई हैं। हालांकि ये अलग बात है कि धन विधेयक पहले प्रतिनिधि सदन में ही रखा जाएगा। लॉर्ड सभा के पास कोई प्रभावशाली वित्तीय शक्ति नहीं है। यदि धन विधेयकों के संदर्भ में देखें तो लॉर्ड सभा के पास कोई प्रभावशाली वित्तीय शक्ति नहीं है। वह वित्त विधेयक को 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमारे यहाँ राज्यसभा है वो वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है या उसको अपने पास रख सकता है। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध मानी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिकारों की दृष्टि से कि जो राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां होती हैं वो तभी वैध मानी जाती हैं जबकि सीनेट उसे स्वीकार कर ले, अन्यथा वे लागू नहीं होती है। जबकि लॉर्ड सभा को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है अमेरिका में, जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं इस समय, यदि कोई भी वो कार्य करते हैं या नियुक्ति कोई भी करें, नियुक्तियां यदि कोई भी करें वो, तो तभी वैध मानी जाएगी वो नियुक्ति जबकि सीनेट उसको अनुमोदित कर दे। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो नियुक्तियों के संदर्भ में सीनेट लॉर्ड सभा से अधिक शक्तिशाली है। आगे है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो की गई संधियां हैं वो तभी लागू होती हैं जब सीनेट उन्हें स्वीकार कर ले। उधर तो नियुक्तियों के संदर्भ में हम लोग बात किए थे कि तभी वैध होती है जबकि सीनेट भी उसे लागू कर ले। और यदि बात करें कोई संधि या समझौता राष्ट्रपति अमेरिका का करता है किसी देश या किसी भी विषय वस्तु पे किसी देश के साथ, किसी राष्ट्र के साथ, तभी वो वैध मानी जाएगी जबकि वो सीनेट उसको स्वीकार कर लेता है। तो सीनेट देखा जाए तो कई अवसरों पर उसने विदेश नीति में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है केवल संविधान में उल्लेख है कि नहीं सीनेट स्वीकार कर लेता है तभी जो संधियां लागू होती हैं। उस व्यवहार में भी सीनेट ने कई जो एक ही बार शक्तियों को अस्वीकार कर दिया है, अर्थात विदेश नीति पर वो प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए राष्ट्रपति के संधियों को अस्वीकार भी कर दिया है। जबकि लॉर्ड सभा को हम देखें तो ऐसी शक्ति उसको विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। सीनेट कार्यपालिका पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। सीनेट यदि देखा जाए तो कार्यपालिका जो होती है उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है, अर्थात राष्ट्रपति सहित उसका जो मंत्रिमंडल होता है उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। जबकि लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रखती है। सीनेट को संघीय पदाधिकारियों अर्थात केंद्रीय जो पदाधिकारी होते हैं, मंत्रिमंडल के सचिव जो होते हैं, न्यायाधीश, ये जो इन सब के संबंध में अन्वेषण का अधिकार है, अर्थात उनकी कार्यों की समीक्षा भी कर सकती है।
जबकि देखा जाए तो राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है। अगला जो तुलना का आधार है वो है संवैधानिक महत्व की दृष्टि से। तो संवैधानिक महत्व की दृष्टि से क्या अंतर है, या क्या दोनों में की शक्तियों में या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इसको देखते हैं। राज्यसभा को यदि समाप्त कर दिया जाए, यदि संविधान से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें से यदि राज्यसभा को निकाल दिया जाए तो संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। किसका? राज्यसभा का। जबकि सीनेट की समाप्ति से संविधान ही अवरोध और संतुलन की प्रणाली को खो बैठेगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी देश में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो अस्थायी तभी हो सकती है जबकि उस देश के संविधान में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई, अर्थात राष्ट्रपति यदि कोई या जो वहां का की संसद है कोई ऐसा कार्य करती है जिससे कि उसकी निरंकुशता दृष्टिगत होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था अमेरिकी जो कांग्रेस है अर्थात संसद है उसमें सीनेट करती है, क्यों राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल पर की शक्तियों पर ये अंकुश लगाती है समय समय पर और उसको संतुलित बनाए रखती है, उसका बैलेंस बनाए रखती है। तो जब वो समाप्त हो जाएगी तो कहीं न कहीं संविधान जो है निष्प्राण सा हो जाएगा, जबकि राज्यसभा में को ऐसी कोई शक्ति नहीं है, नहीं उसका कोई प्रभाव पड़ेगा उसको निकाल दिया जाए तो। दूसरा है कि सीनेट की उपयोगिता संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व और प्रादेशिक एकता के लिए है। जो सीनेट का महत्व यह है कि संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय संविधान का अमेरिका एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यह है कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था में यह होता है कि उसमें शक्तियों का विभाजन हो केंद्र और इकाइयों के मध्य, और सर्वोच्च संविधान हो, लिखित संविधान हो, सर्वोच्च न्यायपालिका हो। तो इन सब व्यवस्थाओं पे वो खरा उतरता है अमेरिकी संविधान। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो सीनेट में जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों से चुनकर आते हैं और समान प्रतिनिधित्व पाया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि वहां पर 50 राज्य हैं अमेरिका में और 50 राज्य से 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं, तो 100 हुए तो समान प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ। और जबकि राज्यसभा की ऐसी कोई उपयोगिता नहीं है। अगला है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब सीनेट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। अर्थात जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सीनेट उसमें भाग लेती है। राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से यदि हम निष्कर्ष निकालें तो ये बातें आती है कि क्या है, जो सीनेट है वो राज्यसभा से शक्तिशाली है। मुनरो एक विचारक हैं, उनके संदर्भ में देखते हैं, उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसा कोई समय नहीं आया है और संभवतः कभी आएगा भी नहीं कि कांग्रेस का दूसरा सदन अर्थात सीनेट दूसरे दर्जे का सदन कहलाएगा। सीनेट संभवतः सीनेट की हालत वैसी कभी नहीं होगी जैसी कि ब्रिटेन राज्यसभा की हुई है। इसकी संवैधानिक शक्तियां बहुत ही विस्तृत हैं। ठीक है।